हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की सिंगल वीडियो में हम हमारे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग को सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास। क्या होना चाहिए? उसके पास कोई वजन होना चाहिए। सेकेंडली, मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी किसी तरह की वॉल्यूम को हमारे एनवायरनमेंट में किसी तरह के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता होना चाहिए। सो दो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अभी बेसिकली हम देखते हैं क्या क्या मैटर्स एंड क्या नॉन मैटर्स है हमारे इस सराउंडिंग में। तो मैटर में क्या इंक्लूड है? हमारी एयर। तो एयर में क्या है? डिफरेंट तरह के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वाटर वेपर्स है। सो इस कारण से क्या है, एयर एक मैटर की कैटेगरी में आता है। सेकेंडली, वेपर, कैन और क्लाउड्स, ये सभी क्या है? मैटर्स हैं। नॉन मैटर्स क्या है? जो भी आपकी फीलिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स क्या होती हैं, वो नॉन मैटर्स में इंक्लूड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, स्मेल या फिर एंगर। सो हम कह सकते हैं एवरीथिंग फ्रॉम स्टार टू ए ड्रॉप ऑफ वाटर मीट दिस टू क्राइटेरिया। इन दो क्राइटेरिया को वो मीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। एंड साइंटिस्ट ने मैटर्स को किन दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है? एक तो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड उसको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? अभी अगर आप देखें तो एक्सरसाइज एक्टिविटी नंबर 1.2 में हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? बेसिकली हम पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल, जो ये क्रिस्टल है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है, जिसे हम एक पानी के सोल्यूशन में हम उसको डालते हैं। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सोल्यूशन में जाते ही, पानी में जाते ही, ये जो क्रिस्टल है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इससे ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि पार्टिकल का पानी में जाते ही उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। सेकेंडली हमने क्या किया, उसका जस्ट एक स्कूप यानी कि 10 ml पानी को फिर से दूसरे पानी में इंक्लूड किया, उसमें भी जो है वो कलर चेंज हुआ। उसको फिर से हमने 10 ml जो है फिर से एक पानी के कंटेनर में डाला, फिर से जो है उसका कलर थोड़ा फेड ही बट चेंज तो हुआ इस बार भी। फिर से अगर हम डालते हैं फिर भी उसका सोल्यूशन जो है, उस कलर जो है पानी का वो चेंज हो रहा है। कंक्लूजन क्या? इस कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन वन क्रिस्टल, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ इतने से एक क्रिस्टल में कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। अ सिंगल क्रिस्टल कंटेन्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल जो है एक सिंगल क्रिस्टल में पाए जाते हैं। दैट कीप डिवाइडिंग एंड स्प्रेडिंग प्रोवाइडिंग मैटर इज पार्टिकुलेट नॉट कॉन्टिन्यूस, यानी मैटर किससे बना है? छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे पार्टिकुलेट से बना है। क्लियर है? इसके बाद सेकंड स्लाइड को जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। द थ्री बिहेवियर लॉस ऑफ पार्टिकल्स, या फिर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स की? तो बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स हैव स्पेस। कुछ दूरी है पार्टिकल्स के बीच में। हमें पता है कि कोई भी दो चीज, चाहे हम उसको जितना भी पास रख ले, वो कभी पास नहीं होती, उसमें कुछ इस तरह की कुछ स्पेस होती है। सो वही इन्होंने कहा कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसे क्या नाम दिया गया? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। क्या नाम है इसका? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ओके, सो कीवर्ड क्या है? इंटर पार्टिकल या फिर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। द शुगर पार्टिकल्स हाइड इन एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। सो अगर हम शुगर को पानी में डालते हैं तो बिना पानी का लेवल राइज किए वो शुगर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि पानी में क्या है? कुछ छोटी छोटी जगह है, कुछ स्पेसिस हैं, जिसके अंदर वो शुगर के मॉलिक्यूल जो है वो एड अप हो रहे हैं। सो क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, लगातार चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं। ओके, इसमें भी अगर हम कैटेगराइज करें तो गैसेस के पार्टिकल सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा मोशन को कवर अप करते हैं, उससे कम लिक्विड, एंड सबसे लीस्ट मोशन किसमें है? सॉलिड्स में है। क्लियर? सो कीवर्ड क्या है इसका? काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा डिफ्यूजन, उतना ज्यादा पार्टिकल्स का मोशन। ओके, थर्ड है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, दूरी बना के रखते हैं, कुछ स्पेस है, बट किसी ना किसी फोर्स के साथ एक दूसरे को बाइंड अप भी करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर।
दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो इसका कीवर्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी सबसे ज्यादा उसको अट्रैक्ट करके रखते हैं। इंटरमीडिएट है माय लिक्विड स्टेट में, एंड गैसियस स्टेट में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है? ये बेसिक तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की या फिर एटम्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर मैट्रिक्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमें पता है तीन तरह के मैटर्स हमारी बुक में क्लासिफाई किए गए हैं। इनको हमें डिफरेंशिएट करना मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आएगा आपके। सबसे पहले हम किस कैरेक्टरिस्टिक पर इसको शेप कर सकते हैं? वो है शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप है, फिक्स शेप है एंड फिक्स ही वॉल्यूम है। लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर पानी को अगर आप एक बहुत ही मोटे से कंटेनर में डालेंगे, पतले से कंटेनर में डालेंगे, 1 लीटर ही रहेगा, इसलिए उसकी क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम है। गैसेस के पास ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर जितना वो वॉल्यूम ले लेगा। सेकंड है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल, इट्स इनकंप्रेसिबल। लिक्विड्स के पास क्या है? बहुत ही लो कंप्रेसिबिलिटी है। एंड गैसेस हमें पता ही है यार, गैसेस इज हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है स्पेस एंड फोर्स। सॉलिड्स में जो है मिनिमम स्पेस है, फोर्स सबसे ज्यादा है। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट स्पेस है, यानी कुछ स्पेस है भी कुछ नहीं भी, एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में जो है मैक्सिमम स्पेस है एंड सबसे कम फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में जो है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स है वो एक से दूसरी जगह पर ट्रेवल नहीं करते। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, हाँ थोड़ा वो जो है वो ट्रेवल करते हैं उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स। गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है, रैंडम एरियाज में जो है वो डिफ्यूज करते रहते हैं। फिजिकल नेचर की बात करें, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। फ्लूइड जो है वो लिक्विड जो है वो फ्लूइड नेचर के हैं, एंड गैसेस भी कैसे हैं? फ्लूइड नेचर के हैं। क्लियर है आपको? चलिए, इसके बाद एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि रबर बैंड अगर एक सॉलिड है तो वो अपनी शेप कैसे चेंज कर लेता है? हमने तो अभी पढ़ा कि सॉलिड जो है वो शेप चेंज नहीं करते, बट रबर बैंड क्या होता है? उसके अंदर होती है इलास्टिसिटी। रबर बैंड के अंदर क्या है? इलास्टिसिटी। तो इस इलास्टिसिटी के कारण जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं? इलास्टिक बन जाते हैं, यानी कि वो खिंच जाते हैं, उनके पार्टिकल्स जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। एंड जब हम उसको रिमूव करते हैं उस फोर्स को, तो वापस से अपनी जगह पर रीगेन कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई रबर बैंड, चाहे वो एक सॉलिड है बट स्टिल उसमें क्या है? इलास्टिसिटी है। क्लियर? नेक्स्ट है स्पंज। स्पंज पे अगर आप देखिए तो अगर आप उसके फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? वो कंप्रेस हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। तो उसका भी रीजन क्या है? कि स्पंज के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्पेसिस हैं, जिस कारण से वो एयर को जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं, वो कंप्रेस हो जाती है। जैसे हम फोर्स को निकालते हैं तो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। क्लियर? तो इसके अंदर क्योंकि इलास्टिसिटी है, इसके अंदर क्या है? कुछ छोटे छोटे माइन्यूट होल्स हैं जो कि एयर से भरे होते हैं। जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है एंड वो जो है स्पंज वो स्क्वीज हो जाती है। इसके बाद हम टेम्परेचर कन्वर्जन, जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपको इससे भी पूछा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमें 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला है? जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, हमें जस्ट उसमें क्या ऐड करना है? 273। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को 50 के साथ हम ऐड अप कर देंगे। आंसर क्या बन गया हमारे पास? 323 केल्विन। ऑन द अदर हैंड अगर केल्विन में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा। ठीक है, कम कितना करेगा? हम इस बार 273 को इस बार माइनस कर देंगे। सो 500 केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में एक ट्रिकी पॉइंट ये है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सेल्सियस के साथ आपको इस डिग्री का यूज करना है, केल्विन के साथ कभी नहीं करना है। केल्विन जो है विदाउट डिग्री के साथ आती है, डायरेक्टली हम लिखेंगे 232 केल्विन। हाँ, सेल्सियस लिखना है तो हम डिग्री सेल्सियस के साथ उसको मेंशन करेंगे। दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं। हमारे वाटर का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एट फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ओके, सो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेकआउट करने में।
इसके बाद जल्दी से इनकी कन्वर्जेंस को देख लेते हैं। तो कोई भी लिक्विड जब गैसेस में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। गैसेस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड का गैसेस में कन्वर्ट होना, डायरेक्टली गैस में जाना क्या होता है? सब्लिमेशन। एंड गैसेस का डायरेक्टली सॉलिड में बनना क्या होता है? डेपोजिशन। क्लियर? तो एग्जांपल्स 3 ऐसे नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो है नेप्थलीन, आपकी ब्रैकेट एक्सरसाइज में भी ये पूछा गया है, नेप्थलीन, ड्राई ऐश या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड है कैम्फर। ये तीनों क्या है? सब्लिमेशन को शो करते हैं, यानी कि ये स्टार्टिंग में सॉलिड फेज में है, आप इसको बाहर रखोगे डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो सॉलिड में लिक्विड जाना है तो हमें हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैसेस में जाना है तो और ज्यादा हमें हीट करना पड़ेगा। कूल करेंगे तो वो क्या होंगे? अपने स्टेट को कन्वर्ट करके बेसिकली गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाए। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपके पास 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड टू गैस विदाउट राइज इन टेम्परेचर। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई अपने स्टेट को चेंज करता है मैटर, फॉर एग्जांपल लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक स्टेट ऐसा आएगा, आप उसको एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो लिक्विड को, बट स्टिल उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। वो जो हीट एनर्जी है वो जा रही है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट यानी हिडन हीट। हिडन हीट जो है वो जा रही है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में एंड उसके स्टेट को कन्वर्ट करने में। ओके, सो अगर आपको लिक्विड को बेसिकली गैसेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, यानी कि 1 kg लिक्विड को गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो स्टेट जहां पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। आप देखेंगे टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। क्लियर? सेम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बिल्कुल सेम ही लिखना है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड, 1 kg आइस टू लिक्विड। यहाँ पर आइस आ जाएगा, यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा विदाउट राइज इन टेम्परेचर। ओके, जस्ट कितना हमें यहाँ पर चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट है द वेरिएबल्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ इन स्टेट ऑफ मैटर में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है? तो रूल क्या है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर से क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगी कोई भी गैस। ओके, फॉर एग्जांपल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो एलपीजी क्या है? हम उसको बहुत ही हाई प्रेशर में रखते हैं एंड टेम्परेचर बहुत ही कम कर देते हैं, तो वो गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो पास पास आते आते एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो लिक्विफाई करने के लिए हमें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में उसको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ड्राई आइस या फिर ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसको कैसे स्टोर किया जाता है? बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है, बिकॉज अगर आपको याद हो लास्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि ड्राई आइस ऐसी सब्सटेंस है जो डायरेक्टली गैसेस बन जाती है, तो वो गैसेस से सॉलिड बनने के लिए डेपोजिशन, यानी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हाई प्रेशर के अंदर रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर के अंदर हमें उसको फील करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद 2 बेसिक फिनोमिनास हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। हमारे चैप्टर के एंड में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। इवेपोरेशन बेसिकली क्या है? जब हम कोई भी कपड़े को सुखने के लिए डालते हैं, ओके, सुखाने के लिए डालते हैं, तो क्या होता है? जो पानी के मॉलिक्यूल्स उस कपड़े के ऊपर लगे हुए हैं वो कुछ समय के बाद क्या है? इवेपोरेट कर जाते हैं, यानी वो उस कपड़े को छोड़कर वो एनवायरनमेंट के अंदर मेल्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो एक इवेपोरेशन है, जो क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। कपड़े के ऊपर ऊपर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल से जो क्या हुए सन के साथ वो अप की तरफ राइज हो गए। ओके, सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, जो कि कैसे उसकी स्पीड है? स्लो एंड साइलेंट स्पीड है। क्लियर? टेम्परेचर हैपन्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जब आप उसको सन के अंदर डालते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है एनवायरनमेंट का? 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम आप ला के चले 35 या 40 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कम है। स्टिल जो है उस पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है? वो इवेपोरेट कर रहे हैं, यानी सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ एनवायरनमेंट में वो जा रहे हैं। इससे जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो क्या होता है? कोस कूलिंग। इससे जो है कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है, यानी पूरा का पूरा पानी जो है इस समय वो उनके पार्टिकल जो है वो बॉयल कर रहे होते हैं।
ये जो है फास्ट है, वॉयलेंट है। एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हैपन्स ओनली एट अ स्पेसिफिक फिक्स टेम्परेचर, जो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है पानी के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इफेक्ट क्या है, इससे कोई भी कूलिंग नहीं होती, इनफैक्ट इससे क्या होता है, वो पानी और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? जितना ज्यादा टेम्परेचर यानी जितना ज्यादा सूरज गर्मी देगा उतने ज्यादा कपड़े इजिली सूखेंगे। तो यस, टेम्परेचर का एंड इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, बिकॉज इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। विंड और स्पीड, जितनी ज्यादा तेजी से जो है विंड चलेगी उतनी ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन होगी। बट ह्यूमिडिटी के साथ उनका इनवर्स रिलेशन है। अगर ऑलरेडी इन्वायरमेंट में जो है पानी के मोलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट है तो वो कभी इवेपोरेट करेंगे ही नहीं। तो याद रखना है ह्यूमिडिटी के साथ इनवर्स है, बाकी तीनों के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आई होप ये कंप्लीट चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। जल्दी से आप इससे रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू।